ये कहानी 17 साल के एक अनाथ लड़के की है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है। वैसे उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी जब तक कि उसे इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टैटू नहीं मिल जाता। वैसे इस कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो जस्टिस और कुछ चोरों के बीच लड़ाई होती है। दरअसल वो चोर एक आदमी को परेशान कर रहे थे। अब हमारा हीरो जैसे ही ऐसा होते हुए देखता है तो वो तुरंत ही उन लोगों पर हमला कर देता है। साथ ही अपने ग्रैंडफादर से सीखे मार्शल आर्ट से वो उन्हें हराकर भगा भी देता है। इसके बाद अब वो आदमी जस्टिस को थैंक्स कहने के लिए उसे एक स्टोन देता है। इस स्टोन पर एक पेंटिंग बनी हुई थी और अब जैसे ही ये स्टोन वो जस्टिस के हाथ पर रखता है तो इस पर बनी वो पेंटिंग जस्टिस के हाथ पर टैटू की तरह बन जाती है। तो अब ये देखकर जस्टिस तुरंत ही उस आदमी से इस टैटू के बारे में पूछता है, मगर वो आदमी बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जस्टिस की लाइफ फिर एक बार बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था तब वो रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की का नाम लिजी था। साथ ही इस चीज से वो थोड़ी गुस्सा हो गई थी तो अब वो गुस्से में जस्टिस को पंच मारती है। लेकिन फिर वो जस्टिस को सॉरी बोलने के लिए जस्टिस की तरफ हाथ बढ़ाती है, मगर अब जैसे ही उनका हाथ एक दूसरे से टच होता है तो वहाँ थोड़ी लाइट स्पार्क होती है, जिसे देखकर वो लड़की तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अब उसी दिन लिजी एक बार फिर जस्टिस के पास आती है और उसका फोन लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से एक बिल्डिंग में जाकर छुप गई थी और अब जब जस्टिस उसका पीछा करता है तो लिजी उस पर अटैक करना चालू कर देती है। साथ ही वो जस्टिस से उसके टैटू के बारे में पूछ रही थी। अब जस्टिस इस फाइट को थोड़ा सीरियसली लेता है। साथ ही लिजी के अटैक को ब्लॉक करने लगा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। इसके बाद लिजी जस्टिस के टैटू के बारे में एक्सप्लेन करती है। साथ ही वो जस्टिस को अपने टैटू भी दिखाती है और फिर बताती है कि हर टैटू की असली पावर को एक्टिवेट करने के लिए एक टूल की जरूरत पड़ती है और लिजी के केस में वो टूल सिर्फ एक मामूली चौक है। अब अगले दिन फिर से जस्टिस के ग्रैंडफादर उसकी ट्रेनिंग करा रहे थे। इसमें जस्टिस हर बार की तरह बहुत पिटता है, जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम पूरे अपने मरे हुए फादर की तरह हो, जो दुनिया तो बचाना चाहता था लेकिन खुद बहुत बड़ा वीक था। अब इसके अगले दिन की ही बात है जब जस्टिस अपनी क्रश टोको के साथ स्कूल से घर जा रहा था। तब वो नोटिस करता है कि लिजी उसका पीछा कर रही है। तो अब वो टोको को अकेला जाने का बोलकर लिजी से मिलता है, जिसके बाद वो लिजी से पूछता है कि मैं अपना टैटू किस तरह से एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिस पर लिजी उसे बताती है कि सबको अपने टैटू के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। पर जब वो बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और आते ही सीधा जस्टिस पर अटैक करना चालू कर देता है। अब किसी तरह जस्टिस अपनी फाइटिंग स्किल से उस आदमी को हरा देता है, लेकिन अब जस्टिस का ध्यान नहीं था। तब वो आदमी जस्टिस को पंच कर वहाँ गिरा देता है। दरअसल उस आदमी ने अपनी टैटू पावर एक्टिवेट कर ली थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी यूएस माफिया के लिए काम करता है। साथ ही वो जापान से सिर्फ ज्यादा टैटू कलेक्ट करने के लिए आया है। इसके बाद अब जस्टिस उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस आदमी के टैटू की पावर सुपर स्ट्रेंथ थी। इससे उसे अननेचुरल स्ट्रेंथ मिल रही थी। साथ ही अब जस्टिस ने भी हार मान ली थी और उसे अपना एंड भी सामने दिखने लगा था। लेकिन जब वो अपना हाथ आगे करता है तो इससे उसका ब्लड उस टैटू पर टच हो जाता है और अब इसकी वजह से उसके टैटू की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। उसकी टैटू पावर का नाम वॉइड मेकर है और इससे ब्लैक होल क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही अब जस्टिस को पता चलता है कि उसकी टैटू वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिक है और इसका एक कारण ये भी है कि इस टैटू को किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस इंसिडेंट के बाद जस्टिस की आंखें एक कमरे में खुलती हैं, जहां पर वो लिजी और उसके साथ काम करने वाले लड़के को देखता है। उस लड़के का नाम टॉम था। साथ ही लिजी एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों यूनाइटेड स्टेट आर्मी से आए हैं और उनका मकसद सभी चुराए टैटूज को वापस लेना है। दरअसल एक यूएस के प्रोफेसर यूएस से कुछ टैटू चुरा कर यहाँ जापान लेकर आए हैं। अब इसके बाद वो जस्टिस को कहती है कि उसे इस चीज में जस्टिस की हेल्प चाहिए। वैसे अगर जस्टिस हाँ करता है तो ठीक है, नहीं तो वो जस्टिस का हाथ काट कर उसकी कंट्री में वापस ले जाएगी। तो अब ये सुनकर जस्टिस को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद जब जस्टिस घर में था तब उसको पता चलता है कि उसकी क्रश टोको ने टॉम पर हमला कर दिया है, जिसके बाद टॉम जस्टिस को बताता है कि दरअसल अभी टोको की बॉडी में एक असैसिन ने कब्जा कर लिया है। ये असैसिन जस्टिस को मारना चाहती है। साथ ही टॉम जस्टिस को बताता है कि इस सब के पीछे प्रिंसेस ऑर्था का हाथ है और उसका प्लान इस दुनिया के सभी टैटूज की पावर को कलेक्ट कर दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का है। इसके बाद अब टॉम जस्टिस से कहता है कि इन बॉक्स में ब्लड रखा हुआ है, जिससे जस्टिस अपने टैटू को एक्टिवेट कर सकता है और इजीली इस असैसिन को हरा सकता है। मगर अब वो असैसिन जस्टिस पर पहले ही अटैक कर उस बॉक्स को लात मारकर चढ़ाव से नीचे गिरा देती है। साथ ही अब वो जस्टिस पर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जस्टिस भी बार बार उसके अटैक्स को डॉज करता जा रहा था। साथ ही अब किसी तरह जस्टिस उस असैसिन का अम्ब्रेला पकड़ लेता है। इस अम्ब्रेला के आगे टॉम का ब्लड लगा था। इस वजह से जस्टिस के टैटू की पावर एक्टिवेट हो जाती है। अब इससे जस्टिस की फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन जस्टिस को अभी तक इस स्ट्रेंथ का यूज करना नहीं आया था।
फिर भी वो दूर कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे असैसिन उसके शोल्डर पर और अटैक कर देती है। मगर अब हम देखते हैं कि असैसिन जस्टिस को अपनी साइड से सारा ट्रुथ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टॉम अपनी टैटू पावर एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही जस्टिस भी उस असैसिन को हेडबट मारता है और इसके बाद टॉम उस असैसिन को टाको की बॉडी से बाहर निकाल लेता है। पर अब वो असैसिन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और अपना असली काम छोड़कर पहले टॉम को मारना सही समझती है, लेकिन इसके ऐसा करने से जस्टिस बीच में आ जाता है। हम देखते हैं कि जस्टिस के हाथ पर उसका ही ब्लड लग चुका था, इससे उसका टैटू भी एक्टिवेट हो जाता है और टैटू के एक्टिवेट होते ही उसकी सारी चोटें अपने आप हील होने लगी थी। साथ ही अब वहाँ एक ब्लैक होल क्रिएट होता है। यहाँ पर जस्टिस सिर्फ टोको को हर्ट करने का बदला लेना चाहता था, मगर ये चीज देखकर टोको आगे आती है और जस्टिस को खींचकर उसका अटैक ऊपर की तरफ चलवा देती है। इससे उसका आधा घर गायब हो चुका था। इसके बाद अब अगले दिन हम देखते हैं जस्टिस लीजी के साथ बेसमेंट में ट्रेनिंग कर अपनी फाइटिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो लीजी की एज बहुत कम लगती है, लेकिन वो ऑलरेडी 30 से ज्यादा की है। दरअसल ये उसके टैटू का साइड इफेक्ट है, जिस वजह से उसकी एज वहीं रुक चुकी है। अब इसके बाद लीजी जस्टिस को बताती है कि उसका टैटू इतना यूनिक क्यों है और सभी कोई उसका टैटू क्यों लेना चाहते हैं। दरअसल इस टैटू की पावर बियॉन्ड लेवल की है और इस टैटू के ही कारण आज जस्टिस भी वर्ल्ड का सबसे यूनिक टैटू होल्डर बन चुका है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन अचानक से टॉम और लिची जस्टिस और टोको को बेसमेंट में बंद कर चले जाते हैं। दरअसल अभी वो उनके एक दोस्त को बचाने गए थे, जिसे भी किसी असैसिन ने पकड़ लिया था और वो जस्टिस को इसलिए बंद कर गए थे जिससे जस्टिस उनके हेल्प करने वहां ना आ जाए। लेकिन जस्टिस उनकी मदद करे बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वो वहां से निकलने का डिसाइड करता है। लेकिन अब जब वो अपने टैटू की मदद से उस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, तो इस वजह से वो एक बार फिर अपने पूरे घर को गायब कर देता है। इसके बाद अब ये दोनों लीजी और टॉम की मदद करने निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें वहां वो असैसिन मिल जाती है, साथ ही उनमें फाइट भी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। अब जस्टिस अपनी टैटू पावर का यूज कर रहा था, इसलिए वो पहले तो असैसिन के अटैक को डॉज कर देता है, फिर अपनी टैटू पावर की मदद से उस असैसिन की ब्लेड्स को ब्रेक कर देता है। मगर असैसिन भी जस्टिस को किस कर देती है, साथ ही उसके पास दूसरी नई ब्लेड्स भी थी। अब जस्टिस भागने की कोशिश करता है। दरअसल टॉम ने कम्युनिकेटर के थ्रू जस्टिस को एक प्लान बता दिया था, जिससे वो उस असैसिन को हरा सकता था। लेकिन एंड में ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करता, बल्कि इससे जस्टिस को और ज्यादा चोट लग चुकी थी। अब टोको जस्टिस को इस तरह ग्राउंड में पड़ा हुआ देखती है और अचानक ना जाने कैसे उसकी टैटू पावर एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही अब वो तुरंत जस्टिस के हेल्प के लिए भागती है और हम देखते हैं कि टोको के सर पर एक टैटू है। ये टैटू उसे तब मिला था जब टॉम उस असैसिन को टोको की बॉडी से निकाल रहा था। अब तभी जस्टिस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो टोको को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था और बल्कि टोको को ही जस्टिस को बचाने आगे आना पड़ा है। तभी जस्टिस को किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज उसी के टैटू वॉइड मेकर की थी, जहाँ वॉइड मेकर जस्टिस से कह रहा था कि तुम्हारे पास वो पावर है जिससे तुम पूरी वर्ल्ड को खत्म भी कर सकते हो। इसके बाद जस्टिस अपने टैटू की पावर की मदद से जमीन पर एक बड़ा सा होल क्रिएट करता है। साथ ही उसके बाद वो टोको को भी बचा लेता है। इसके बाद वो असैसिन जस्टिस से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मत मारो, पर तभी वहाँ प्रिंसेस आर्या आती है और जस्टिस को अपना प्लान बताना चालू करती है। साथ ही वो जस्टिस से अपनी टीम में आने को भी कहती है, लेकिन जस्टिस उसे साफ मना कर देता है। जिसके बाद प्रिंसेस आर्या उस असैसिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद जस्टिस एक आदमी से मिलता है। इस आदमी का नाम बीबी था और ये लीजी का एक्स लवर था। साथ ही ये एक हाई स्किल्ड टैटू यूजर भी है, इसलिए अब ये हमारे हीरो को ट्रेनिंग कराएगा और उसे इस टैटू की कई नई टेक्निक सिखाएगा। इसके बाद नदी किनारे बीबी जस्टिस को टैटू के बारे में कई चीज एक्सप्लेन करता है। साथ ही वो जस्टिस को बताता है कि तुम्हारा टैटू बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। साथ ही वो जस्टिस को उस टैटू की कई नई टेक्निक्स भी बताता है। जिसके बाद जस्टिस उससे पूछता है कि इतने लेवल पर आने में मुझे कितना टाइम लगेगा, जिस पर बीबी उसे बताता है कि वो एक बार में वहां नहीं पहुंच सकता। उस लेवल पर पहुंचने के लिए उसे पहले फर्स्ट लेवल पर जाना होगा। साथ ही उसे उसकी टैटू पावर पर असली कंट्रोल पाना होगा और ये सब के साथ साथ उसे अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा। अब इसके बाद अपने ग्रैंडफादर के बहुत खतरनाक ट्रेनिंग सेक्शन के बाद जब जस्टिस की आंख खुलती है तो वो सामने टोको को देखता है। इसके बाद वो दोनों वाटरमेलन खाते हैं और साथ ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे थे। अब कुछ दिन बाद जस्टिस और उसके साथी एक मिशन के लिए टैटू रूइन में जाते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 टैटू रूइन हैं। साथ ही इंटेल के द्वारा जस्टिस को पता चलता है कि प्रिंसेस आर्या भी यहीं पर कई सारी टैटूज की
पावर कलेक्ट करने आई हैं। तो अब इन लोगों का मिशन प्रिंसेस आर्या के प्लान को नाकाम करना है। अब रूइन के पास पहुंचने के बाद जस्टिस तुरंत चॉपर से जंप कर देता है। साथ ही इसके बाद उसकी मुलाकात होती है केल सेकर से। दरअसल केल दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टैटू होल्डर है। वैसे सबसे पावरफुल टैटू जस्टिस का है, पर अभी वो उतना कैपेबल नहीं है कि दुनिया का सबसे पावरफुल टैटू होल्डर कहला पाए। वैसे केल प्रिंसेस आर्या की बॉडीगार्ड है। अब जब इन दोनों में फाइट होती है तो जस्टिस समझ जाता है कि केल के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। इस कारण जस्टिस उसे अभी नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहां से भागना ही सही समझता है। मगर तभी केल उसके पास टेलीपोर्ट होकर आती है और अपनी कटाना से पल भर में ही जस्टिस की बॉडी पर कई सारे अटैक्स कर देती है। इसके बाद जस्टिस अपने टैटू की पावर यूज कर थोड़ा रिकवर होता है। साथ ही वो देखता है कि बीबी भी वहां आ चुका था। मगर तभी वहां प्रिंसेस आर्या भी आ जाती हैं और अपनी नई टैटू पावर से जस्टिस को एक दीवार में जकड़ लेती हैं। साथ ही इसके बाद प्रिंसेस जस्टिस की बॉडी को उस दीवार से कुछ लकड़ी की ब्रांच की मदद से बिल्कुल फिट कर देती हैं। साथ ही इसके बाद वो जस्टिस को बताती हैं कि ये सब उसका ही प्लान था। वो जस्टिस को यहाँ बुलाकर उसके टैटू की पावर को हथियाना चाहती थी। अब जस्टिस अपने टैटू को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी हम लीजी को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसेस अपने पावर से उसे भी पकड़ लेती है। तभी सबका ध्यान बेबी की तरफ जाता है जो कि अपने टैटू से और ज्यादा पावर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। अब जस्टिस भी बिल्कुल बेबी की तरह टैटू से अपने पावर बढ़ाने को कहने लगता है। इसके बाद जस्टिस आजाद हो चुका था। साथ ही फिर वो कैल को बीबी पर अटैक करने से रोकने की कोशिश करता है। अब वैसे कैल तो हार जाती है, लेकिन इसके लिए बीवी को अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आना पड़ता है। जिसके बाद बीवी जस्टिस को उसको कंज्यूम करने को कहता है, मगर जस्टिस ऐसा करने के लिए नहीं मानता। मगर तभी वॉइड मेकर अपने ट्रू फॉर्म में वहां आता है और बीवी को कंज्यूम कर लेता है। ये देखकर जस्टिस की हालत खराब हो चुकी थी। साथ ही उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसका टैटू उसके मास्टर को खा गया। अब जस्टिस को ऐसा देखकर टोको तुरंत जस्टिस की तरफ भागती है, लेकिन तभी वो असैसिन जिसने पहले टोको की बॉडी पर कब्जा किया था वो अपने बीस्ट फॉर्म में वहां आती है और बिना किसी को सोचने का टाइम दिए ही टोको को खा जाती है। अब ये सब जस्टिस के आंखों के सामने हो रहा था। इसके बाद प्रिंसेस आर्या और वो असैसिन वहां से चली जाती हैं। साथ ही वो जस्टिस से कहकर जाती हैं कि उम्मीद है कि तुम हमसे फिर मिलोगे। इसके बाद अब जस्टिस और सभी लोग वापस टोक्यो लौट चुके थे, मगर जस्टिस ने अभी तक खुद को ब्लेम करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसके वीक होने के कारण ही उसके मास्टर और उसके दोस्तों की जान गई है। लेकिन अब तभी वहां पर वो आदमी आता है जिसने जस्टिस को वो टैटू दिया था। अब वो आदमी जस्टिस को बताता है कि इन टैटू के आते ही ह्यूमन अपना कंट्रोल खो देता है। वैसे वो आदमी इसका कारण उन टैटूज को ही बताता है। वो कहता है कि ये टैटूज धीरे धीरे इंसानों को कंट्रोल करने लगते हैं और अगर एक बार इंसान इनसे हार जाए तो फिर वो अपने बस में नहीं रहता। ये टैटू उनसे जो कराना चाहे वो करा सकते हैं। इसके बाद वो जस्टिस को बीवी के इंटेंशंस के बारे में बताना चालू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीजी आ जाती है। साथ ही वो उस आदमी को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन वो आदमी जस्टिस से कहता है कि अगर तुम्हें बीवी की मेमोरीज के बारे में जानना है तो तुम्हें एक वॉइड बनाकर उसके अंदर जाना होगा, जिसके बाद तुम खुद ही वो सारी मेमोरीज देख पाओगे और ये भी समझ पाओगे कि आखिर इस दुनिया से सारे टैटू को किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है। अब इसके बाद जस्टिस पूरे 1 साल तक कड़ी प्रैक्टिस करता है। इस बीच वो अपने स्किल्स को बढ़ाता है और साथ ही वो अपनी टैटू पावर को भी इंक्रीज करता है और उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करता है। ये ट्रेनिंग उसकी असली कॉम्बैट आर्मी मेंबर्स के साथ में हुई थी। इस कारण वो पहले से और ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग बन चुका था। अब एक दिन अचानक से प्रिंसेस आर्या का एक वीडियो उनके पास आता है जिसमें जस्टिस को प्रिंसेस ने एक टैटू रूइन में आने का इनविटेशन दिया है। अब जस्टिस और उनका ग्रुप ग्रैंड कैनियन नाम के उस टैटू रूइन में पहुंचते हैं। अब वहां पर वो ग्रुप डिसाइड करता है कि वो अलग अलग टीम बनाकर जाएंगे। इसमें टॉम और जस्टिस की टीम बनी थी। अब वो अपने दुश्मनों को मारते हुए जा रहे थे। रास्ते में टॉम को पता चलता है कि यहाँ से करीबन 200 मीटर नीचे एक केव है और उन्हें वहीं जाना है, लेकिन अब इतना नीचे खोदकर जाने का उनके पास टाइम नहीं था। इसलिए जस्टिस तुरंत ही अपने टैटू की पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक होल बना देता है। मगर अब नीचे पहुँचते ही जस्टिस एक बार फिर कैल से मिलता है और फिर उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मगर टैटू की पावर की वजह से वो अपनी चोटों को हील करते हुए लड़ रहे थे। अब लड़ाई के वक्त केल जस्टिस को बताता है कि प्रिंसेस गॉड बनना चाहती हैं और इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहती हैं। अभी यहाँ जस्टिस उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक अटैक लग भी जाता है, जिसके बाद वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो टोको की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब इसके बाद फिर से फाइट स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि केल जस्टिस के आर्म और लेग को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। अब लास्ट अटैक के वक्त जस्टिस को बीबी की टिप्स याद आती हैं, जिस वजह से जस्टिस अपनी पावरफुल ब्लो के साथ केल को हरा देता है। अब तभी वहाँ प्रिंसेस आर्या की एंट्री होती है, जो कि अब दूसरे रूइन की पावर एब्जॉर्ब कर आई थी। यहाँ जस्टिस अपने बालों को टोको के हेयर बैंड से बांधता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो कुछ पिल्स भी खा रहा था। ये पिल्स उसे उस आदमी ने दी थी और इन पिल्स से जस्टिस अपने टैटू की पावर को बियॉन्ड लेवल तक ले जा पाएगा। अब वैसे इसमें खतरा भी हो सकता था, लेकिन जस्टिस को खुद की फिक्र नहीं थी। उसे सिर्फ अपना बदला लेना था, इसलिए वो इस सब के बारे में नहीं सोचता। इसके बाद अब फाइट चालू होती है,
मगर प्रिंसेस अटैक से बचने के लिए शील्ड का यूज कर रही थी। साथ ही वो कई और तरीके के अटैक्स भी करती है, जैसे कि फ्लाइंग अटैक और लेजर बॉल अटैक। उससे जितना हो रहा था वो उतना जोर लगा रही थी। इस वजह से जस्टिस के पास बचने के लिए कोई और चांस नहीं बचा था। इसके बाद प्रिंसेस जस्टिस से कहती है कि वो बहुत ज्यादा वीक है। साथ ही प्रिंसेस कभी भी उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि जस्टिस वीक है तो वो उसे कभी भी मार सकती थी। इसके बाद प्रिंसेस अपने पावर से एक गोलम क्रिएट करती है जो कि बहुत बड़ा था। साथ ही प्रिंसेस आर्या ने गोलम को उसके हाथ में पकड़ लिया था। इसके बाद वो जस्टिस का काम खत्म करने वाली थी, लेकिन जस्टिस अपनी पावर का इस्तेमाल कर बचता है और गोलम के हाथ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस उसे पंच कर सेलिंग की तरफ फेंक देती है। साथ ही वो बताती हैं कि वो आदमी सिर्फ जस्टिस को यूज कर रहा था और वो भी सिर्फ प्रिंसेस को गार्ड बनाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ जस्टिस के साथ ही आ जाते हैं और जस्टिस को बचा लेते हैं। वो देखते हैं कि जस्टिस अपनी लास्ट लिमिट तक पहुंच चुका है, मगर उन्हें पता था कि जस्टिस यहाँ पर हार नहीं मानेगा। वो खुद को हील करेगा और फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अब टॉम जस्टिस को उठा लेता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। इसी वक्त लिजी और तमाको प्रिंसेस को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर प्रिंसेस बहुत आसानी से लिजी और तमाको को हरा देती हैं। साथ ही एक्सप्लोजन की वजह से वो दोनों दूर फेंका जाती हैं। अब जस्टिस लिजी को गिरते हुए देखता है तो तुरंत जंप कर उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी और को फिर से खो दे। दूसरी तरफ आदमी को होप थी कि जस्टिस प्रिंसेस आर्या को हराएगा और प्रिंसेस की पावर को सप्रेस करेगा। दरअसल ये बात प्रिंसेस को भी नहीं पता थी और ना ही उस आदमी के प्लान पता थे। इसके बाद वो आदमी उन पिल्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है जो कि उसने जस्टिस को दी थी। इसकी वजह से जस्टिस एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के फॉर्म में आ चुका था। दूसरी तरफ प्रिंसेस भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुकी थी। इसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, मगर अभी भी प्रिंसेस की पावर ज्यादा थी। आर्मी कोशिश करती है कि वो प्रिंसेस को शूट करे जिससे कि जस्टिस को एक मौका मिल सके। दरअसल जस्टिस मॉन्स्टर के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसे होश आता है और फिर वो एक बार फिर पूरी ताकत के साथ फाइट स्टार्ट करता है। साथ ही वो उस प्रिंसेस के मॉन्स्टर के फेस पर हमला करने के बाद लीची और बीबी से मॉन्स्टर बनने के लिए माफी मांगता है। साथ ही इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को पंच मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जस्टिस की पावर प्रिंसेस की पावर को सरपास कर चुकी थी। साथ ही उसके मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग उसे आज काम आ रही थी। साथ ही इसके बाद वो प्रिंसेस के मॉन्स्टर का माउथ ओपन करता है और उसमें जंप कर देता है। इसके बाद वो प्रिंसेस को फाइनली खत्म कर देता है और फिर पूरे वर्ल्ड को खत्म होने से बचा लेता है और ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। तो ये स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।